अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, ये बताइएगा आवाज़ आपको सही आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है प्रॉपरली? थोड़ा बहुत मैं भी नज़र आ रही है? चलो गुड हो गया। असल चीज़ है वॉइस क्लियर होनी चाहिए और स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी बच्चों, जी हमने अपनी बात की थी कि हम कोर्स का कवरेज का आगाज़ करेंगे IFRS 16 ग्रेड 2 से। और दूसरी बात हमने ये की थी कि हमने स्टैंडर्ड से स्टार्ट में ही पढ़ना शुरू कर देना है, स्टैंडर्ड की लर्निंग करना शुरू कर देनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं स्टडी टेक्स्ट तो ये है स्टडी टेक्स्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, और ये हमारे लीज का चैप्टर है और इसके अंदर भी बारहा दफा हर जगह के ऊपर स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया हुआ है। इट मींस एग्जामिनर अब फोकस कर रहा है कि बच्चों से स्टैंडर्ड के ऊपर चीजें पूछनी हैं। ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड बहुत मैच्योर हो चुका हुआ है। IFRS 16 मैच्योर से मुराद है बहुत पुराना हमारे सिलेबस में है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ चुके हैं। अब एग्जामिनर ने ये काम शुरू कर दिया है कि अब उसने स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स पिक करके उसके ऊपर क्वेश्चंस मजीद इन डेप्थ जाके बनाने शुरू कर दिए। तो हमें भी वो इन डेप्थ नॉलेज दरकार होगा और वो हमें हासिल करना है। आज हमारा इसका पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक्स देखेंगे और इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। लीज का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? लीज का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, वो अब कोई चीज हासिल करना चाह रहा है तो वो बैंकिंग कंपनी से, लीजिंग कंपनी से राब्ता करता है और वो उसको वो चीज लेकर दे देता है। और अब जिसने चीज ली है वो फिर रेंट देता रहता है। जो बैंक है उसको लेसर बोल देते हैं और जो हम हैं, जो इसको जरूरत है, इसको हम लेसी बोल देते हैं। जैसे दरकार है चीज, इसको एसेट की जरूरत है, इसके पास फंड्स कोई नहीं है, ये लेसर के पास अप्रोच करता है। लेसर वो वाला एसेट खरीद लेता है। एसेट लेसर के नाम पर हो जाता है, लेसर उसे अपनी पास रखता है, अपनी किताबों में रखता है। मींस ओनरशिप उसे वो शो करता है, लीगल ओनरशिप वो दिखाता है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी की ओनरशिप किसके नाम पर आएगी? लेसर, और वो राइट दे देगा लेसी को कि वो इसको यूज कर सकता है। ये लेसर अपना एसेट लेसी को दे देता है खरीद कर, और अपनी किताबों में से लेसर अपनी किताबों में से आउट कर देता है। ये बातें हम बाद में देखेंगे। लेसी जो हम हैं, जिसको दरकार है एसेट, वो रिसीव करता है इस एसेट को और एसेट को अपनी किताबों में भी लिखता है। क्यों लिखता है? स्टैंडर्ड ने कहा है। कंट्रोल भी हमारे पास होता है बहुत ज्यादा। इसके ऊपर बातें बाद में करेंगे और हम रेंट देना शुरू कर देते हैं। ये है कॉन्सेप्ट ओवरऑल ऑफ लीज।
अब हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड से कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि भाई स्टैंडर्ड क्या कहता है लीज के बारे में। तो स्टैंडर्ड हमारा प्यारा सा स्टैंडर्ड IFRS 16, इसके दो पार्ट्स हमारे लिए काम के होंगे। एक होगा ए पार्ट और एक होगा बी पार्ट। अभी मैंने कल ही देखा वेबसाइट के ऊपर, ICAP की वेबसाइट के ऊपर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जो ही अवेलेबल हो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वाले स्टैंडर्ड्स खरीद लें। मैंने आपको दिखाया था ओरिएंटेशन में भी कि बच्चों ये देखें आप ओपन बुक से फायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से किस हद तक फायदा दिया गया है। अगर हम FA जस्ट MCQ की बात कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चंस को छोड़कर, दूसरे क्वेश्चंस में भी मदद मिलती है। सिर्फ MCQs में देखें तो 1 2 3 तो MCQs पेट देख के कर सकते थे। और अगर मैं FAR1 की बात करूं तो FAR1 भी ओपन बुक हुआ तो ये 2 3 4 5 6 जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ट्रू फॉल्स थे वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड से देख के हो सकते थे, प्रोवाइडेड जिस स्टूडेंट ने पढ़ा है वही कर सकता है, जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा वो नहीं कर सकता। इसकी मिसाल ऐसी है, आप लॉ की बुक पकड़ते हैं, लॉ की बुक आप पढ़ते हैं, आपको यहां तक याद होता है कि कौन सी चीज को कौन से पेज पे कौन से चैप्टर के कौन से हिस्से में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, बॉटम पे है, टॉप पर था, तो आपके माइंड में वो चीज अक्स होती है। तो इसी वही मिसाल है कि जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड यूज करता है, साथ साथ पढ़ता रहता है, उसको वो चीजें पता होती हैं कौन सी चीज कौन सी जगह पर लिखी हुई है। उसको उसको क्लैरिफाई करना हो, उससे वही चीज भूल जाए और देखनी हो तो वो आराम से देख सकता है। उसको MCQs, छिपी हुई चीजों के MCQs वो निकाल कर देखना हो, क्लैरिफाई करना हो, चीज को नहीं पता तो आप आराम से 1 2 मिनटों के अंदर चीजों को देख सकते हैं और कर सकते हैं। एटलीस्ट आपकी जजमेंट ज्यादा बेहतर होती है। ये बातें हो गई बच्चों कि आपने स्टैंडर्ड से पढ़ना है। अब स्टैंडर्ड में दो तरह की चीजें हैं बच्चों, एक है IFRS और दूसरे हैं IAS। जैसे IAS 16, IAS 23, IAS 40, ये आप पढ़ कर आए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनमें डेफिनेशन स्टार्ट में होती हैं और जो IFRS होते हैं इनमें डेफिनेशंस एंड पर होती हैं, अपेंडिक्स में दी गई होती हैं। तो हम अब जाएंगे, IFRS है इसके बिल्कुल एंड पर होंगी डेफिनेशंस, अपेंडिक्स के अंदर। ये आपकी आ गई अपेंडिक्स। इसमें पहले नंबर पे हमें देखनी है लीज की डेफिनेशन क्या होता है और ABC के तहत लिखी होती है। लीज की डेफिनेशन है बच्चों, यहाँ पर ये 1 नंबर लिखा हुआ है, मैं मिटा के दोबारा से लिखता हूँ। लीज, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट दो या दो पार्टी से ज्यादा का आपस में होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कन्वे करता है? कन्वे करता है कि भाई राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन दूसरे बंदे को राइट ऑफ यूज देता है कि तुम ये वाला एसेट यूज कर लो। दी अंडरलाइंग एसेट मीन जो एसेट डीलिंग के अंदर है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक कुछ अरसे के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 10 साल के लिए, इट डिपेंड्स। इन एक्सचेंज, अब क्या मुफ्ती में ये हो जाएगा? नहीं, कंसिडरेशन कोई ना कोई होगी, कोई रेंटल फिक्स होगा उसके अगेंस्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें राइट ऑफ यूज दिया जाता है एसेट का एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए और फॉर अगेंस्ट हम कंसिडरेशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारी डेफिनेशन लेसर, कि लेसर क्या होता है। ये भी स्टैंडर्ड ही बता देगा हमें।
स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बताओ लेसर क्या होता है? LESS, लेसी आ गया और लेसर आ गया, ये 2 और 3 लिखा हुआ है बच्चों। लेसर एंटिटी दैट प्रोवाइड्स अ राइट ऑफ यूज, ऐसे जो ऐसी एंटिटी जो राइट प्रोवाइड करती है कि यूज कर लो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट कंसिडरेशन। असल चीज है, एक है प्रोवाइडर, एक है ऑब्टेनर। बस ये 2 चीजें मैंने हाईलाइट भी इतनी ही की हुई है, आपने भी इतनी हाईलाइट करनी है। एक ग्रीन कलर से ये वाला हाईलाइट हुआ है प्रोवाइड्स, और एक ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ है लेसी में ऑब्टेन, जो उस एसेट को ऑब्टेन कर रहा होता है, राइट ऑफ यूज एसेट को। ये भी बात हो गई। अब एक है फाइनेंस लीज। ये फाइनेंस लीज किस चीज की बला का नाम है? स्टैंडर्ड ही बताएगा हमें। फाइनेंस लीज ABCDEF। फाइनेंस लीज, a lease that transfer substantially, तकरीबन 100% ऑल ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड, जो रिस्क एंड रिवार्ड सारे के सारे शिफ्ट कर दे लेसी को, वो क्या है? फाइनेंस लीज है। रिस्क एंड रिवार्ड शिफ्टेड टू लेसी मींस रिस्क क्या है? वो वाला एसेट खराब हो जाएगा, तो फिर नुकसान किसका होगा? लेसी का होगा। रिवार्ड उस एसेट को यूज करके हासिल हो सकता है या बेच के हो सकता है, तो बेच तो नहीं सकता, यूज कर सकता है। राइट ऑफ यूज हम दे रहे हैं लीज के अंदर, तो वो रिवार्ड उसको यूज करके हासिल कर सकता है, गाड़ी को यूज करके, मशीनरी को यूज करके। तो रिस्क एंड रिवार्ड क्या होगा? वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 3-4 बातें हो गई। यहां तक अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको पेश आ रही हो, कोई चीज ना समझ लग रही हो, तो आपने फौरी तौर पे पूछ लेना है मुझसे कि सर यहाँ पर चीज नहीं क्लैरिफाई हो रही है। क्योंकि ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है हवाओं में। वो क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास में अक्सर होता है कि आप चल रहे होते हैं और आप बिल्कुल एंड सीटर बैठे होते हैं। यहाँ पे सारी फ्रंट सीटर है माशाल्लाह से। एंड सीटर बैठा होता है, वो बस सोचता रहता है मैं पूछूं कि ना पूछूं। यही काम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी करते हैं, पूछूं कि ना पूछूं, शर्माते रहते हैं। तो यहाँ पर तो देखने वाला ही कोई नहीं है, क्वेश्चन पूछो, क्या कर लेगा कोई? फिजिकल क्लास के अंदर तो बंदे को शर्म आती है, यार पता नहीं मैं पुट्ठा क्वेश्चन ना कर दूं। बेटा ये स्टैंडर्ड हाईलाइटेड स्टैंडर्ड में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, हाईलाइटेड होंगे सारे। जो अभी भी हाईलाइटेड है ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो मुझे हाईलाइट करने पड़े थे। अब मैं तीसरी दफा ये हाईलाइटिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। मैं आपको ऐसे उठाऊंगा, PDF उठा के आपको दे दूंगा। ठीक है, बस आपने क्या करना है, आपने हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, लिखना नहीं है। लिखने की इजाजत आपको नहीं है, मैंने लिखा होगा, मैंने समझाने के लिए लिखा होगा। आपने लिखना नहीं है, आपको सिर्फ हाईलाइट अंडरलाइन करने की इजाजत है। हाईलाइट ऐसा करो कि आपको दूसरी चीज पता चले। जैसे मैंने अभी आपको गाइडलाइन दी कि भाई लेसर और लेसी में सिर्फ एक वर्ड हाईलाइट करने वाला है, एक ऑब्टेन वाला लेसी में और प्रोवाइड वाला लेसर में, बस कहानी खत्म। बाकी सारी चीजें दोनों में सेम है। सो ये गाइडलाइन भी आपको मिल गई। अब हम बढ़ते हैं वापस अपने लेक्चर के ऊपर आ जाते हैं। मैंने लेसी और लेसर की कहानी भी आपको बता दी। अब बच्चों आप बचपन में एक QM पढ़ते रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा था। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ अमाउंट्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ टाइम लाइन्स के ऊपर हो सकती हैं। बहरहाल फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू में लाने का ये है कि फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + i रेज़ टू पावर -n, इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, ब्रैकेट में जो चीज है। और दूसरा फार्मूला आपने एनुटी पढ़ी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें इक्वल इंटरवल पर रेंटल्स होते हैं।
r इंटू 1 - 1 + i⁻⁻n डिवाइड बाय i। ये दोनों फार्मूलाज हमारे यहाँ पर यूज होंगे इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक क्या बार बार यूज होते रहेंगे हमारे FAR2 में, काफी जगहों पे इन दोनों फार्मूलाज में यूज होने हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज का ख्याल रखना है, QM में पढ़ते हुए भी शायद आपने को बताया गया हो, यू हैव टू गो लाइक विद लाइक। इन व्हाट लाइक विद लाइक? आपका जो रेंटल नंबर ऑफ रेंटल्स हैं वो अगर एनुअल है तो रेट भी एनुअल होना चाहिए। आप क्या किया करते थे बचपन में, आपको आपके टीचर ने कुछ इस तरीके से करवा दिया था, I/4 raised to power minus n rentals divided by I/4, कुछ इस तरीके से शायद करवाया हो। इट डिपेंड्स, मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ अंदाज से करवाते हैं, ठीक है। हम जिस अंदाज से हमने चाहिए तो हम सीख लेंगे अभी थोड़ी देर में। हम ये I/4 ना पहले से अलहदा से करके रखेंगे, मींस क्वार्टरली रेंटल है तो हम इसको रेट को ये अलहदा से निकाल देंगे कि अगर पर एनम रेट है मेरा 18%, तो पर क्वार्टर क्या होगा? क्वार्टरली रेंटल अगर है तो मैं पर क्वार्टर रेट निकाल दूंगा, मैं 18% को डिवाइड बाय 4 करके आंसर ले लूंगा। 4 चुके 16, 4.5%। मैं पहले से ही रेट ये कर लूंगा। अब ये लाइक विद लाइक हो जाएगा। अगर रेट आपका रेंटल एनुअल है तो रेट भी पर एनम होना चाहिए, अगर रेंटल सेमी एनुअल है हर 6 महीने बाद तो रेट भी पर 6 मंथ्स होना चाहिए, अगर रेंटल क्वार्टर लिया है तो रेट भी पर क्वार्टर होना चाहिए। ये चीज आपने इस चीज का रखना है ख्याल। अब हम चंद बातें थोड़ी थोड़ी सी करेंगे। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों छोटे छोटे से, कुछ चीजों के मतलब हमें समझ लगेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एरियर का मतलब, एरियर का मतलब ये है कि ये 4 साल उसने लिखा है, 4 ईयर्स, तो हम टाइमलाइन बनाते हैं उससे समझेंगे एरियर का मतलब क्या है। 1 2 3 और 1 4, यहां पर खड़े होके लीज स्टार्ट हुई है। एरियर का मतलब है मैंने रेंटल पे करना है, पहले यूज करूंगा फिर रेंटल पे करूंगा। यूज फर्स्ट देन रेंटल एट हियर। एंड पर बाद में रेंटल बाद में होगा, यूज के बाद में। दिस इज द एरियर कॉन्सेप्ट, ये बाद में होगा। ले जी, पहला रेंटल मैंने पहले पूरा साल यूज किया, पहला रेंटल मेरा यहाँ पे जाएगा, दूसरा रेंटल मेरा यहाँ पे जाएगा, तीसरा रेंटल यहाँ पर, चौथा रेंटल मेरा यहाँ पर जाएगा। ये है एरियर बाद में। अब मेरा रेंटल जो जा रहा है पहले साल के एंड पर जा रहा है 20, दूसरे साल के एंड पर 30, तीसरा 40, चौथा 50। डिस्काउंट रेट मेरे पास 12% है। लीज कमेंस ऑन 1 जनवरी 21 है, 1 जनवरी 21 को ये स्टार्ट हुई है। अब इन सब को यहाँ पर लेकर आना है, इन सब की क्या मालूम करनी है? प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। अब चूंकि ये रेंटल डिफरेंट हैं, आई नीड टू अप्लाई दिस फार्मूला। इक्वल इंटरवल पर इक्वल ही रेंटल नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाऊंगा कि भाई इसको खींच कर लेकर आओ इधर। ये यहाँ पर लाने के लिए पहला प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए 20, इसको खींचना है 1 प्लस रेट है 0.12, एनुअल रेंटल्स हैं।
रेस टू पावर -1 एक रेंटल के बाद, प्लस 30 को खींचना है 1.12 रेस टू पावर -2 प्लस 40 इसको खींचना है 1.12 रेस टू पावर -3 प्लस 50 को लेना है इंटू 1.12 रेस टू पावर -4। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का तरीकाकार। ये वाला तरीकाकार FAR1 के बच्चों ने पढ़ा हुआ है और IS 36 में पढ़ा हुआ है। IS 36 में जब आप वैल्यू इन यूज मालूम करते हैं तो यही काम करते हैं। मुझे याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ऐसे ही है बच्चों। वैल्यू इन यूज मालूम करते हुए आप ये काम करते हैं। तो इसकी कोई वैल्यू मुझे फाइनल बता देगा क्या आंसर आ गया? एक 102 102 ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई है, किसी बच्चे ने बताई है। मैं साथ साथ कैलकुलेटर का ट्रिक भी बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। 20 इंटू 1.12 रेस टू पावर -1 प्लस 30 इंटू 1.12 रेस टू पावर -2 प्लस 40 इंटू 1.12 रेस टू पावर -3। हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा ही आता हो, लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह डेफिनेटली मुझसे कम ही आता होगा। कैलकुलेटर का कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर सीख ही लेंगे। 102.02 ये आंसर आ गया। 102 इज क्वाइट राइट आंसर। प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी। अब बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। टाइमलाइन यही है, सारी चीजें सेम है सिवाय रेंटल के। ये काम व्हाइट बोर्ड पे नहीं हो सकता जो अभी हुआ है। अब कहा गया है कि 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, 12% रेंटल है, 4 साल ही टर्म है, लेकिन हमें हर साल 50 पे करना है, इन एरियर ही पे करना है। मींस यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50 रेंटल। अब सेम तरीकाकार आप कर सकते हैं, आप यही वाला इस्तेमाल कर लें, नो प्रॉब्लम। 50 50 50 50 आंसर आप ले सकते हैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं कर सकता माई का लाल। अब यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ सब जगहों पर, तो आंसर आ जाएगा। 151.86। लेकिन दिस इज कॉल्ड द डंकी वर्क। ये कौन सा वर्क है जी? खोते वाला काम है पंजाबी में, और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में अगर बोला जाए तो फिर उसको बोला जाएगा डंकी वर्क है। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरा फार्मूला अप्लाई कर देना है, 1 - 1 प्लस आई रेस टू पावर -n डिवाइड बाय आई। रेंटल हमारा इक्वल इंटरवल पे 50 है, 1 - 1.12 रेस टू पावर -4। ये n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, नॉट द नंबर ऑफ ईयर।
डिवाइड बाय 0.12, तो ये भी आंसर हमें सेम ही देगा। 50 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.12, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 151.8786। होप सो आपको इस चीज की समझ क्रिस्टल क्लियर लग गई होगी। अब बच्चों एक मिक्सचर आएगा, साथ लीज का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ शुरू होने लगे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ रेंटल मालूम करने, हमें प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ मालूम करनी है, अब लीज के कॉन्सेप्ट भी आहिस्ता आहिस्ता इसी के अंदर इनबिल्ट होना शुरू हो रहे हैं। लीज पेमेंट 50 की करनी है इन एरियर, बाद में ही लीज टर्म 4 साल है। एट द एंड ऑफ लीज lessee has to pay an additional in addition to rental for purchase option। होता क्या है, लीज के एंड पर ऑप्शन बाज़ औक़ात दे दी जाती है कि भाई ये वाला एसेट वापस मिल जाए, या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है ये तुम हमसे ले लेना 20 मिलियन दे के। उस वक्त 4 साल बाद 20 मिलियन देना और क्या करना, हमसे एसेट ले लेना, हम तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। अब सिनेरियो सारे का सारा हमारा यही वाला है, तो हम उठाते हैं टेक्नोलॉजी का फायदा और कहेंगे कि एक चीज बस एडिशनल है यहाँ पर। जी बच्चों, एडिशनल क्या चीज है? एडिशनल क्या चीज है जी? एडिशनल है परचेज ऑप्शन। एट द एंड ऑफ लीज मुझे यहाँ पर 20 मिलियन भी पे करना पड़ेगा 50 के अलावा। तो इसका दूसरा तरीका का, पहला तरीकाकार तो ये है कि मैं क्या करूं, इस 50 की बजाय यहाँ पे 70 कर दूं, इस जगह पर 50 + 20 क्या कर दूं मैं, 70 कर लूं, या 50 भी लिखा रहने दूं और प्लस 20 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4 ऐसे कर दूं। एवरीथिंग इज क्वाइट राइट, दोनों ऑप्शंस क्या है, ठीक है, लेकिन ख्याल ये रखना है ये 4 ही आना चाहिए। 4 टर्म्स के बाद ही ये वाली वैल्यू पे हो रही है, यहां पर ये पे हो रही है, इस चीज का बस ख्याल रखना है। एक तरीकाकार ये है कि हम ये कर लें और डंकी वर्क करें, और दूसरा तरीकाकार ये है कि हमने 50-50 मिलियन तो देना ही है, वो तो एक इक्वल इंटरवल पे जाना ही जाना है, तो क्यों ना इसके अंदर एक जस्ट हम कंपाउंड वाला चीज 20 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4, 4 साल पीछे खींचना है, 4 टर्म्स, 4 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद आपने वैल्यू निकालनी है। तो ये तरीकाकार हो जाएगा आपका दूसरा। आप अपने कैलकुलेटर पर ये लिखेंगे, प्लस करेंगे 20 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4 और फिर आंसर लेंगे, और ये 164.6 बन गया। डेफिनेटली यहां पर भी यही आएगा। बात क्लियर होगी बच्चों? वेल डन, 164.578। ये जो बच्चों आप लोग, क्या नाम है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी फैसिलिटी यहाँ पर सॉफ्ट में, मुझे नहीं पता बाकी क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं तो अपना जितना लेक्चर होता है जो मैंने लिखा होता है ये PDF में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका मेन फोकस भागम भाग लिखने पे नहीं होना चाहिए। लिखें बेशक, साथ साथ लिखें, कंट्रीब्यूट करें, साथ साथ कैलकुलेटर भी साथ रखें, हर काम करना है, लेकिन वो जो फिजिकल क्लास में होता है ना, योर टीचर वाइट
बोर्ड मिटा ना दे, जल्दी जल्दी लिख लूं, फिर कॉन्सेप्ट रह जाता है पीछे और आपका हाथ चल रहा होता है आगे आगे। सर लिख ना दें, सर मिटा ना दें, ये वाले काम यहां पर नहीं होंगे। जो सी चीज लिखी गई है, मैंने सही लिख दिया गलत लिख दिया, मैं इंसान हूं, समटाइम्स गलती कर जाता हूं, ठीक। तो बच्चे बाद में भी कई दफा एग्जाम के नजदीक पीडीएफ खोल कर देखते हैं और कहते हैं सर ये आपने सही नहीं करवाया हुआ। मैं फिर देखता हूं, मैं कहता हूं कि यस एक्सेप्टेड, ये चीज मुझसे गलत हुई हुई है। बहैसियत इंसान, इंसान जो है ना खता का पुतला है, तो कहीं ना कहीं पे सम टाइम्स कैलकुलेशन एरर, और सम टाइम्स ऐसा एरर होता है कि ये वाली चीज मैंने खुद कैलकुलेटर पर नहीं की। मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर इसका आंसर है 160.6, मैंने 160.6 लिख दिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर, ये तो बच्चे ने आंसर किया हुआ है। ये तो अभी मैं स्टार्ट में आपको चीजें सिखाने के लिए साथ साथ बता रहा हूँ ना, बाद में तो आप लोगों ने इनपुट देनी है, भाई ये ऐसे सर ऐसे ऐसे, ये इसका आंसर ये है। तो बाद में अगर कोई गलती हो जाएगी और गलत लिखा गया है और बच्चे ने गलत बता दिया है, तो फिर इतनी माइनर सी गलती जरूर हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर गलती इंशाल्लाह नहीं होगी। 164.6 आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। जो सा क्लास वर्क वही आपका होमवर्क। सबसे पहला काम एक आप ये कर लें, रजिस्टर आपका तैयार हो जाएगा। जो सी चीजें मैंने ट्रिकी चीजें लिखी होंगी, कोई उर्दू में बातें लिखी होंगी, वो भी आप अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर लेंगे अपने हिसाब से, ये काम भी कर लेंगे। फिर जो होमवर्क होगा वो भी आपके रजिस्टर पर होगा। अब आपके रजिस्टर पर क्लास वर्क जो किया वो एज अ होमवर्क, जब आप उसे एज अ होमवर्क करेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन खुद कर रहे होंगे। जब आप खुद करेंगे तो अपना माइंडसेट लगाएंगे, जब अपना माइंडसेट लगाएंगे तो चीज आ जाएगी, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि ये जाएगा कहां पर, ये आपके पास ही आएगा, आपकी के लिए ही है, आपके लिए ही लिख रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बचपन में आप लोग पढ़ते रहे हैं ये चीज। बचपन से मुराद है क्वांटिटेटिव मेथड, सीए का बचपन। लीज पेमेंट 50 इज पेड एनुअली इन एरियर। in arrear starting from 31st December 2023 for 4 years, 4 साल। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिखता हूं मैं, लीज टर्म नहीं लिखूंगा, लीज टर्म कुछ और चीज हो जाएगी। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर 4। At the end of lease 20 million is to be paid in addition to rental for purchase option, ये भी चीज हो गई। अब लीज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी कैसा है, लीज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 21, कैरियर में पे करना है 31 दिसंबर 21 आएगा, 31 दिसंबर 22 आएगा, 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 25, 31 दिसंबर 26, 0 1 2 3 4 5 6। स्टार्ट पहला रेंटल जाना है 31 दिसंबर 23 पर, यहां पर 50 जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एट द एंड ऑफ दिस टर्म 20 मिलियन भी जाना है। सो दिस इज हाउ यू शुड डू। आपको अगर कभी पेपर में भी इस किस्म का रेंटल दे दिया जाए जो कंफ्यूज्ड हो, तो आप टाइमलाइन बनाएं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसको कहते हैं डिलेड एन्युटी।
यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये एनुटी करती क्या, आप ये समझ लीजिएगा। एनुटी क्या करती है? एनुटी करती है बच्चों, जोन सी इक्वल इंटरवल पे चीज आ रही होती है उसे एक इंटरवल पहले तक लेकर आती है, यहां तक खींचेगी एनुटी इन तमाम वैल्यूज को, 50 पर नहीं, 20 को नहीं। और अगला स्टेप ये होगा कि यहां से आपको यहां पर लेकर जाना है नॉर्मल कंपाउंडिंग के फार्मूले के जरिए। तो ये 50 मिलियन एनुटी में कैसे लिखा जाएगा? 50 मिलियन इंटू 1 - 1.12 रेज टू पावर कितनी है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 4 है। 1 2 3 4 रेज टू पावर -4 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। पीरियड नहीं देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 डिवाइड बाय 0.12। अब ये करेगा क्या? ये अब एनओटी को यहाँ पर खींच कर ले आएगा। नाउ यू आर स्टैंडिंग राइट ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू 50 इंस्टॉलमेंट नंबर जो 50 की है। अब मजीद पीछे खींचने के लिए ये एक वैल्यू दे देगा ना, इतनी चीज एक वैल्यू दे देगा जो कि यहाँ पर आएगी। तो अब उसको प्रेजेंट वैल्यू करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए 1.12 1 प्लस आई रेज टू पावर कितने स्टेप्स पीछे जाने? 1 और 1 2 रेज टू पावर -2। ये होगी डिलेड एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए। किसके लिए? 50 मिलियन प्लस 20 मिलियन है। 20 मिलियन स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हुए आराम से यहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि 20 मिलियन 6 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 6 पीरियड्स आगे है, ऐसे कह सकते हैं। 6 इक्वल पीरियड्स आगे है, जितना पीरियड एक इंस्टॉलमेंट का है। तो 20 इंटू 1.12 रेज टू पावर -6, तो ये बनेगा आंसर। और ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका ट्रिकी थोड़ा सा, और इससे ज्यादा ट्रिकी पेपर में आ चुका हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं। उसी की बेस है ये। आज जो रेंटल की बेसिस बना रहा हूं ना, ये इंशाल्लाह आपको एग्जाम तक काम आ जाएगी कि भाई किस तरीके से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रोजाना आपने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। अगले कोई 10-12 दिन, जितने दिन हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, रोजाना आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 50 इंटू 1.12। अच्छा जी, ये आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट में लगाना है साथ ही 1.12 रेज टू पावर -2 प्लस 20 इंटू 1.12 रेज टू पावर -6 131.2। अब बच्चे क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं काइंडली, ये 131.2 ही आता है ना? क्योंकि कैलकुलेशन में मैं भी एरर कर सकता हूँ। दो बंदे सेम आंसर दे देंगे तो डेफिनेटली वो एक्यूरेट होगा। बात क्लियर होगी? ये चीज पता चल गई आपको कि डिलेड एन्युटी है और उसमें किस तरीके से इस्तेमाल होना है और आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे दोनों फार्मूलाज एट अ टाइम इस्तेमाल होते हैं। ओ गुड हो गया जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, अगला बच्चों वाला क्वेश्चन। अब बच्चों आती है कहानी इन एडवांस। रेंटल वही है, लेकिन इन एडवांस में पे हो रहा है। इन एडवांस में क्या है? इन एडवांस में किराया पहले, यूज बाद में है। यहां पर आपका रेंटल है, देन आपका यूज है, फिर रेंटल, फिर यूज, फिर रेंटल, फिर यूज, फिर रेंटल, फिर यूज।
एंडिंग हमारी लीज की यहाँ पर ही होगी 4 साल के ऊपर, यहाँ पर एंड हो रहा है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया इन एडवांस। अब मैंने 50-50 मिलियन का रेंटल देना है, 50 50 50 50। अब आप ये बताएं, क्या ये वाला 50 ऑलरेडी 0 टाइम पर पड़ा हुआ, इसको तो नहीं खींचने की जरूरत है, तो खींचेंगे कितने? एक नंबर कम खींचेंगे, 3 को खींचेंगे आप। अब ये वाला रेंटल जनरली इस जगह पर पे हो रहा है, अगले साल के पहले दिन, ये अगले साल के पहले दिन, ये अगले साल के पहले दिन, इन एडवांस। ये यहाँ पर पहला रेंटल यहाँ पर पे हो रहा है। अब इसका मतलब है 50 तो मेरा पहले से यहाँ पर है, बाकी 50 ऐसे हैं 1 - 1.12 रेस टू पावर। अब क्या करूं, 4 करूं 3 करूं? 3 करनी पड़ेगी, या फिर मैं करूंगा -4 + 1, जो कि फार्मूले में लिखा जाता है। यूजुअली फार्मूला इस तरीके से बयान किया जाता है, -n + 1। उनके पास चारा नहीं होता, वो के वो समझा रहे हो, आपने तो डायरेक्टली लिख देना है। -3 डिवाइड बाय 0.12, ये चीज आपको देगी प्रेजेंट वैल्यू। होप सो आप लोगों को समझ लग गई होगी। और अब आप आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर है? वही बताएगा। 170 गुड हो गया जी। इसको कहते हैं इक्वलेंट, 2 इक्वल उसके ऊपर मद्दा। क्या आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया 170 के ऊपर? ये कॉन्सेप्ट आ गया एडवांस का। एडवांस में अब एनओटी हमने कितनी चीज के ऊपर अप्लाई किया? 3 के ऊपर अप्लाई कर रहे थे एनओटी। और वंस अगेन ये 3 वाली वैल्यूज एक इंस्टॉलमेंट पहले आई है, 1 टेन्योर पहले आकर उसने हिट किया है। इसको फिर एडवांस वाले फार्मूले को इस तरीके से भी लिख लिया जाता है, R+R × 1 - 1 + I⁻n + 1 डिवाइड बाय I, डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए। हो सकता है बचपन में आपने कोई और फार्मूला भी पढ़ा हो। फार्मूले बेतहाशा हैं इसके, बेतहाशा से मुराद है 2 फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला ये भी होता है, R × 1 - 1 + I⁻n डिवाइड बाय I × 1 + I। ये भी फार्मूला है, ये भी एडवांस का फार्मूला है, लेकिन हम ये यूज कर रहे होंगे ज्यादातर। ये भी एडवांस का फार्मूला है, जरूरत नहीं है। ये शायद आपने क्यूएम पढ़ते हुए आपको पढ़ाया गया होगा, क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो चाहे ये वाला फार्मूला चाहे ये वाला फार्मूला, आंसर एक ही आना है। ये नहीं हम यूज करेंगे, आपको बता दिया है। वैसे आपको कौन सा याद है? छड्डो पर मारो गोली। ले जी, इन एडवांस 4 साल टर्म है,
20 मिलियन रेंटल का परचेज ऑप्शन के तौर पर देना है। जी बच्चों, अब अगर हम इसको देखें, 50-50 मिलियन की 4 इंस्टॉलमेंट इन एडवांस पे करनी है, तो पहली मेरी यहाँ पर होगी, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पर। बट at end of lease I have to pay a 20 million also। तो लीज एंड कब होगी? यहाँ पर एंड होगी। तो ये भी क्या करेगी? ये भी प्रेजेंट वैल्यू पर जाएगी, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, 50-50 सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, बस इसके अंदर फार्मूले में मजीद क्या करेंगे, कहेंगे कि 20 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4, 4 इंस्टॉलमेंट 4 पीरियड्स बाद में है। फिफ्टी 50 plus 50 into 1 minus 1.12 raised to power -3 plus 20 into 1.12 raised to power -5 -4 -4 182.8। ये आपका बच्चों आंसर आ गया इन एडवांस का। ले जी बच्चों, अब अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूं तो आप कर लेंगे, आई बिलीव इट सो। चलें, आपके लिए ये क्वेश्चन 2 मिनट आपके पास है, 2-3 मिनट ले लें। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दूं ना सर, आप आसान आसान किए जा रहे हैं, मुश्किल हमें दे दिया। जल्दी जल्दी करें प्यारे बच्चों। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव क्लासेस लिया करें। सिर्फ सिर्फ वो स्टूडेंट्स उसके अंदर जाएं, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग के ऊपर, जो कर ही नहीं सकते, जो कोई जॉब कर रहा है, कोई इस तरीके की सिचुएशन है, तो फिर वो रिकॉर्डिंग को ऑप्ट करे, और वो भी रेगुलरली, आज का काम आज खत्म करे। अदरवाइज यही देखा गया है, एंड पर मैसेज आता है बड़ा अजीबो गरीब सा, जो कि रूटीन, सर क्या बाकी के पीरियड में 30 दिन के अंदर क्या बाकी का कोर्स हो जाएगा? मेरे 50 लेक्चर रहते हैं, मेरे 40 लेक्चर रहते हैं, मेरे 30 लेक्चर, क्या सिर्फ सिर्फ लेक्चर ले लूंगा तो पेपर पास हो जाएगा? ऐसे ऐसे सवाल बच्चे पूछते हैं कि बंदा सर पकड़ ले और दीवारंच मारे। तो भाई पहले वो क्या कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला मामला हो जाता है। बाद में क्या इस बात का पछताना, फिर तो अपनी की हुई आगे आती है। और मेरा जाती क्या नाम है, एक्सपीरियंस, जाती एक्सपीरियंस भी ये है, जब जब मैंने रेगुलर स्टडी की है मैं पास हूँ, और जब जब मैंने नहीं रेगुलर स्टडी की, मींस सीए फाइनल में जाके थोड़े से लीनियंट हम भी हो गए, कोई मसला नहीं है, आखिरी महीने में पढ़ लेंगे, अभी जॉब है ना, ये है वो है फलाना टमकाना, नहीं पढ़ा तो रह गए। सीए सिर्फ एक चीज मांगता है, रेगुलर स्टडी। इसमें इंटेलिजेंस उतनी नहीं दरकार है जितना रेगुलर स्टडी दरकार है। अगर इंटेलिजेंस ही होती दरकार तो शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बैठा होता। ठीक है ना, मैं आप लोगों से कहीं कम इंटेलिजेंस के अंदर हूँ। आप लोग तो माशाल्लाह जीनियस बंदे हैं।
हम नालायक से बंदे थे। वो हो गया कि नहीं हुआ? ओ गुड, आंसर एक आ गया जी, 159.69। अब देखते हैं ये सही है या नहीं है। फर्स्ट जनवरी 21 इन एडवांस में है, और शुरू होना है फर्स्ट जनवरी 25 से। फर्स्ट जनवरी 22, फर्स्ट जनवरी 23, फर्स्ट जनवरी 24, फर्स्ट जनवरी 25, यहाँ से आगाज है। फर्स्ट जनवरी 26, फर्स्ट जनवरी 27, फर्स्ट जनवरी 28, और फिर एंड ऑफ द पीरियड 20 मिलियन की परचेज ऑप्शन होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। परेशान नहीं होना। 1 जनवरी अगर एडवांस है तो इसका मतलब है रेंटल और देन यूजेज, यूज के बाद आखिरी टर्म मुकम्मल होगी। फर्स्ट जनवरी पर 50, 50, 50, 50 और 20। अब आप चाहे एडवांस का फार्मूला लगाओ चाहे एरियर का लगाओ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ओ सॉरी, चाहे एडवांस वाला फार्मूला लगाएं चाहे नॉर्मल एन्युटी वाला। एक एडवांस एन्युटी, एक नॉर्मल एन्युटी। एडवांस एन्युटी क्या करती है, यहां पर आपको लेकर आएगी, ठीक है, जहां पर पहली इंस्टॉलमेंट है वहां पर लेकर आएगी। और जो नॉर्मल एन्युटी है वो आपको यहां पर लेकर आएगी, आपकी सारी इंस्टॉलमेंट को। ये कॉन्सेप्ट समझ लें बस। यहाँ पर आप नॉर्मल एन्युटी भी लगा सकते हैं और एडवांस वाली भी लगा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। मेरा मशवरा यही होता है कि नॉर्मल वाली लगाएं, अगर टाइमलाइन बनाएं और फिर क्या करें, कैच कर दें। काम कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जज करना है कि कौन सी जगह पर आपका कौन सी वैल्यू वैल्यू बनती है। 50 इंटू 1 - 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 0.12 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस कितने पीरियड्स, 0, 1, 2, 3 पीरियड्स बैकवर्ड जाना पड़ेगा। प्लस ये आखिरी 20 इंटू 1.12 रेज टू पावर -8। जी बच्चों, मैच्ड है आपका या कोई और फर्क आ गया? 159.69 वाले बंदे, एक ईयर का डिफरेंस आ गया, एक ईयर का फर्क आ गया। बस ये फर्क एंड पर नहीं आपने लेकर आना पेपर के अंदर, बस ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अभी तो जायज है। अभी तो ये आज का मेरा ख्याल है सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यही वाला था, जो कि सर ने पकड़ा दिया बच्चों को, ताकि बच्चे कुछ करें और जब वो गलती करेंगे तो ज्यादा लर्न करेंगे। होप सो यू गॉट द पॉइंट। अब आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अच्छा जी, लीज पेमेंट इज 50 is paid in arrear starting from 1st January for 2 years, 2 साल तक। रिमेनिंग टू पेमेंट्स वुड बी मेड ऑन 1st January 27 एंड 1st January 28।
At the end of lease, 20 million is to be paid in addition to rental on 31 दिसंबर 28 फॉर परचेज ऑप्शन। डिस्काउंट का रेट 12% ही है और 1 जनवरी 21 को हमें खींचना है। ये बस आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, इस तरीके की चीज कोई भी नहीं पेपर में नहीं आई हुई, लेकिन आ सकती है आने को। 1 जनवरी 21 आपका एरियर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 25 फॉर 2 ईयर। देखने में एरियर है लेकिन एडवांस भी बोला जा सकता है। 1 जनवरी 21 31 दिसंबर को पेमेंट हो या 1 जनवरी को फर्क नहीं पड़ेगा। असल कॉन्सेप्ट है आप पहले से पेमेंट करके फिर यूज कर रहे हैं या यूज पहले कर रहे हैं बाद में पेमेंट कर रहे हैं, ये असल चीज है। अब 1 जनवरी 21 से हम चलना शुरू हुए। 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 25, 1 जनवरी 26, 1 जनवरी 27, 1 जनवरी 28, 1 जनवरी 19, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, जस्ट वेट 1 मिनट। जी बच्चों, टाइमलाइन बन रही थी। 1 जनवरी 25 को पेमेंट जानी है 50 की। फिर ये क्या हो गया, ये तरतीब सी हो गई। 1 जनवरी 24 से स्टार्ट कर देते हैं या 23 से स्टार्ट कर देते हैं फॉर 2 ईयर्स। 1 जनवरी 23, 50, 50 2 साल के लिए, और फिर 50, 50 2 साल के लिए। फिर 31 दिसंबर 28 पर रेंटल आखिरी 20 मिलियन पे करना है, ये वाला। ये आपकी टाइमलाइन बन जाएगी। जब टाइमलाइन बन गई तो फिर समझें कि काम हो गया। अब मेरा नज़दीक वो इंसान बेवकूफ़ है जो एनुटी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अब नहीं बनती है। अब आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मल 50 मिलियन इंटू 1.12 रेस्ट टू पावर कितने उनसे बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, -2 प्लस 50 इंटू 1.12 रेस्ट पावर -3 प्लस 50 इंटू 1.12 रेस्ट पावर -6 प्लस 150 इंटू 1.12 रेस्ट पावर -7 प्लस 20 इंटू 1.12 रेस्ट पावर -8। ये आपका आंसर होगा प्रेजेंट वैल्यू का। ऐसा कभी भी नहीं आया, ना ही ऐसा आता होता है नॉर्मली। जस्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये क्वेश्चन है। बाकी चीजों में ज्यादा चांसेस मौजूद हैं, स्टिल इसमें चांसेस बहुत कम है। अब आपने आंसर देना है इसका, आपको समझ लग जानी चाहिए। 2, 3, 6, 7, 131.5। ओके डन।
ये तो जो मैंने अब लिखा हुआ था वो एग्जैक्टली बन गया, सेम क्वेश्चन बन गया जो बाद में मैंने लिखा था। एडिटिंग के बाद डेट वही लिखी गई है बच्चों। इन एडवांस हो या इन एरियर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने डेट देखनी है, आपने नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करने हैं, कितने साल बाद है। ठीक है, यहाँ पर एडवांस हो या एरियर हो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दैट्स ऑल द गेम। जी यहाँ तक बताएं समझ लग रही है या नहीं लगी, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन में कोई ऐसी चीज जो ना समझ लग रही हो, तो जरा सी भी मुश्किल हो तो बताएं। लो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं हम। आप तो बहुत अच्छे बच्चे साबित हुए हैं। लो बच्चों अब हमारा जो आगाज है ना लीज का, प्योर लीज के चैप्टर का वो आगाज हुआ चाहता है। On 1st January 20, मरहबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज। ये एक्वायर्ड का लफ्ज क्या बता रहा है, हम लेसी हैं या लेसर हैं। ये नो सर लिखा हुआ है, ये नो सर क्या कह रहा है। हाँ ठीक है, लेसी है, वेल डन वेल डन। ये हमारा क्या है, लेसी है, हमने लिया है फ्रॉम अ बैंक। बैंक क्या होगा, लेसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेसी हो जाएगा। The detail of lease are as follows. Fair value of machine is 65 million. अपने पास आज अभी लिख लें, लेसी को फेयर वैल्यू से कोई गर्ज नहीं होती है, लेसी को फेयर वैल्यू से कोई गर्ज नहीं होती है कि वो फेयर वैल्यू उसकी कितनी है। इसकी मिसाल समझ लें, आप गए, आपने कहा मैंने होंडा सिविक लेनी है, बैंक के पास गए और आपको पता है होंडा सिविक 50 मिलियन की आ रही, तो 50 लाख की आ रही है, 5 मिलियन की। अब बैंक वाला आपको रेंटल के मुताबिक वो 70 मिलियन का दे दे, 80 का दे दे, अगर आपको एक्सेप्ट होगा तो आप लेंगे, नहीं एक्सेप्ट होगा तो नहीं लेंगे। ऐसे ही है, डीलिंग तो पहले होती है, उसके बाद वो चीज बाय की जाती है और उसके बाद सारा काम होता है। तो अगर आपको इतराज होगा तो आप कहेंगे नहीं जी मैंने नहीं लेनी। अब यहां पर कहीं पर भी इस टर्म के अंदर 5 मिलियन जो उसकी फेयर वैल्यू है वो आई, कोई चक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं। तो लेसर के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है, लेसी के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। लेसी के लिए क्वेश्चन करने के लिए फेयर वैल्यू इग्नोरेबल, नॉट नीडेड।
अनलेस एंड अनटिल के रेंटल ही मिसिंग हो, कि रेंटल ही ना दिया और आपको रेंटल कैलकुलेट करना पड़े, उसके अंदर एक फार्मूला होगा, वो हम देखेंगे। लीज टर्म 4 years, इंस्टॉलमेंट ऑफ 20 million इज टू बी पेड एनुअली इन arrear on 31st December. The interest rate implicit in the lease, ये कौन सा होता है जी? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, ये वो वाला रेट होता है जो लेसर चार्ज करता है लेसी को। और हमें यही चाहिए होता है लेसी के केस के अंदर। अब आप बताएं, मुझे 20-20 मिलियन देने पड़ेंगे 4 साल तक, इन एरियर देने पड़ेंगे या इन एडवांस देने पड़ेंगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में गौर से पढ़ना है आपने, बोल्ड हुआ हुआ आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने बोल्ड की हुई है चीजें। एक्वायर्ड का लफ्ज मैंने बोल्ड किया हुआ है, आपको बोल्ड हुआ हुआ नहीं मिलेगा पेपर में। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020-23 इन द बुक्स ऑफ एमटीएल। ओके, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले पहला स्टेप करते हैं। सबसे पहला काम आपने, नंबर 1, लीज पेमेंट्स मालूम करनी है। लीज पेमेंट्स क्या है आपकी? एक होती है डाउन पेमेंट, अगर आपने कोई दी है डाउन पेमेंट, प्लस जो आपने रेंटल देना है वो, प्लस अगर आपने कोई परचेज ऑप्शन के पैसे देने हैं तो वो। तो ये 2-3 बातें। डाउन पेमेंट मींस फौरी तौर पर आपने पे कर दिया कुछ ना कुछ, और बाद में एरियर्स के अंदर आपने पे करना है। मसलन कहा गया आपको कि 20% जो एसेट है उसकी प्राइस का आप फौरी तौर पर दें, उसके बाद रेंटल्स होंगे, तो वो डाउन पेमेंट हो जाएगी। ये लीज पेमेंट, डाउन पेमेंट 0, रेंटल है 20 ज़रब 4, परचेज ऑप्शन क्वेश्चन में कोई नहीं, तो ये 80 मिलियन की क्या हो गई? लीज पेमेंट हो गई। दूसरे नंबर पे आप चीज मालूम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। असल में यही चीज चाहिए होती है, असल में इसकी जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से आसानी हो जाती है। ये ग्रॉस वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। 20 × 1 - 1 रेट क्या था जी? अब रेट देख के पढ़ करना है, पिछले क्वेश्चंस की तरह नहीं कि बस साहब में 12% लग रहा है। माइनस 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 कितनी टर्म्स है? 4, डिवाइड बाय 0.1। एरियर है, एडवांस है, एरियर है। परचेज ऑप्शन तो नहीं, नहीं परचेज ऑप्शन नहीं। अब टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, अब आपको इतना कॉन्सेप्ट हो गया हुआ है कि हर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, कोई ऐसा डिलेड एन्युटी वाला चक्कर नहीं है जिसके अंदर टाइमलाइन की जरूरत हो आपको। नॉर्मल अंदाज है, एरियर या एडवांस में, दोनों चीजों में आप आराम से क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। 20 × 1 - 1.1 रेज़्ड टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.1। ये एरियर का आ गया आंसर 63.39। हमें कोई गर्ज नहीं है फेयर वैल्यू हमसे कम पैसे ले रहा है या ज्यादा ले रहा है। तो अगर हमसे कम पैसे ले रहा होगा, मींस उसने फेयर वैल्यू हमसे पूरी नहीं ली है, तो वो किसी कहीं और से वो पूरी कर लेगा। समहाउ 63.39 है जो हमें प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है। अब बच्चों, बचपन में शायद शायद आपने रीपेमेंट शेड्यूल का नाम सुना हो। बचपन से मुराद है क्वांटिटेटिव मेथड में। क्यों बच्चों, सुना होगा नाम?
रीपेमेंट शेड्यूल शायद पढ़ाओ, आप कहते हो तो पढ़ा होगा, याद नहीं है, डेफिनेटली याद नहीं होगा। चलें अब हम पढ़ते हैं। बच्चों इसको बनाने के भी मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, अब आप मेरे अंदाज से बना लेंगे इंशाअल्लाह अजीज। एक पहले नंबर पर आप लिखेंगे डेट कि कब कब पेमेंट होनी है। आपकी लीज पेमेंट स्टार्ट कब हो रही है? 1 जनवरी 21 को हमारा स्टार्ट हो रहा है। 1 जनवरी 20 को हमारा एग्रीमेंट हो रहा है और हमारा कमेंसमेंट ऑफ लीज 1 जनवरी 20 है। इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस पूरा ही लिख देता हूं आपके लिए। आपका स्टार्ट होगा 63.39 से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से आपका आगाज हुआ करेगा। अगला स्टेप आपने करना है कि यहाँ पर डेट्स लिखनी है। 31 दिसंबर 20 पहली आ गई, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23। वही जो टाइमलाइन के ऊपर लिख रहे थे वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। 20, 20, 20 एंड 20। अब इस 20 के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू भी होगी और इंटरेस्ट भी होगा, तो वो आपने करना है अलग। अगर इसकी मैं टाइमलाइन बनाऊं तो यहां पर कह सकते हैं 63.39 वैल्यू आ गई हुई है प्रेजेंट वैल्यू। अब 1, 2, 3, 4 करके आपने क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू पर मालूम होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 63.39 into 0.1, 10% इंटरेस्ट है। 6.4 मैं सीधा सीधा सा लिखने लगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप यहां पर भी 63.4 कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, इतनी राउंडिंग ऑफ की इजाजत है। अनलेस एंड अनटिल के एग्जामिनर ने लिखा हो कि 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, आप ये काम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। 6.34, 6.3, मैं खाली 6.3 लिख देता हूँ, इंटरेस्ट मेरा 6.3 बनता है। अब 20 में से 6.3 में माइनस कर देता हूँ। 20 इंस्टॉलमेंट कौन से वाली, इस इंस्टॉलमेंट में कुछ प्रिंसिपल है कुछ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया है, प्रिंसिपल कितना है वो माइनस करके पता चलेगा। 20, यार नहीं यार ये लिखूंगा था, 20 माइनस 6.3, 13.7, ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। अब ये बच्चों बैलेंस है, ये भी प्रिंसिपल का बैलेंस है और ये भी प्रिंसिपल की पेमेंट है। ये प्रिंसिपल का बैलेंस है, कह सकते हैं लोन का बैलेंस है, और ये प्रिंसिपल की पेमेंट है। तो जो सी पेमेंट हो जाएगी तो आपका बैलेंस देने वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 63.4 में से 13.7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 13.7 आपने कैलकुलेटर पर निकाला हुआ है। अब जरा सा कैलकुलेटर के ट्रिक्स, माइनस कर दूंगा यहीं से ही 63.4, मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस में लिखा हुआ आया 49.7, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 49.7 के ऊपर 10% लूंगा 0.1, 4.97 में से 4.9 लिख देता हूँ। मैं 1 डिजिट के ऊपर रहता हूँ, कोई मसला नहीं है। 4.9 लिख दिया या 5 लिख देता हूँ, जो मर्जी लिख दे, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। 5.0 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा 15। 49.7 में से माइनस 15, 34.7, 34.7 के ऊपर 10%,
3.5, 16.5, 34.7 माइनस 16.5, 18.2। अब यहां पर बात समझ ले, आखिरी जब इंस्टॉलमेंट होगी ना तो जो सी वैल्यू ये है वही उठा के यहां पर ले आना, बस कहानी ये खत्म कर देना। 18.2 और ये फिर क्या हो जाएगा 1.8, ये बैलेंसिंग आपका आ जाए और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, निल आ जाएगी। आप ये बताएं आपको ये चीज समझ लग गई है? कैलकुलेशन समझ लग गई है? क्योंकि ये मैंने एक दफा मैंने आज समझा दिया, बाद में आपने करना है, बाद में आपने करके मुझे बताना है सर ये है ऐसे, या फिर मैं एक्सेल पे बना के कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पहला दिन था, पहले दिन मकसद ये था कि चीजें सारी क्या हो जाए, समझ लग जाए, और ये इस चीज से परेशान नहीं होना। आप जो सी मर्जी काम कर लें, आपका इंटरेस्ट वही रहना है। इंटरेस्ट कितना है? 80 मिलियन टोटल देना है, प्रिंसिपल वैल्यू है 63.4, जो दोनों का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। 80 माइनस 63.4 इज योर इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। मैंने 63.39 से शुरू किया, नहीं 63.4 से शुरू किया ना, तो 80 माइनस 63.4, 16.6 मेरा टोटल बनेगा इंटरेस्ट का, जो मर्जी कर ले। 1 डिजिट पर रहे या 2 डिजिट्स पर रहे, चेक कर ले। 16.6 है ना, 6.3 प्लस 5 प्लस 3.5 प्लस 1.8, वो एक ही हो गया भाई, 3.5, और पहला 6.3 था, 16.6 इन टोटलिटी, और इसका हो जाएगा 63.4 इन टोटलिटी। लिहाजा टेंशन लेने की जरूरत निश्ता। बस ये चीज आपको समझ लगनी चाहिए है, लग गई तो बहुत अच्छी बात है। पर्सन की और क्या रिक्वायरमेंट थी? जर्नल एंट्रीज करनी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी एसेट इनकम तो कल ही होगा, डिस्क्लोजर्स भी कल ही होंगे इंशाल्लाह। लो बच्चों, पहली जर्नल एंट्री सीख लेते हैं हम, बाकी देखी जाएगी बाद में। जर्नल एंट्री पैरा 24 है जहां तक मुझे याद पड़ता है। यस, पैरा 24 बच्चों क्या कहता है? अब इसमें और बातें भी आएंगी, हमने एक दफा लिख लेनी है, और फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। At the commencement date, lessee shall measure the right of use asset at cost. ये 23 पैरा। 24 कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। अब हमने क्या किया, राइट ऑफ यूज एसेट लिया। कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट शैल कंप्राइज, क्या क्या कुछ उसमें शामिल होगा। नंबर 1, अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। तो पैसे हमने किसको देने हैं, बैंक को या लीजिंग कंपनी को। लीज लायबिलिटी ये वाली वैल्यू। अच्छा जी, इसका मतलब है पहली चीज क्या होगी, लीज लायबिलिटी होगी। मैं बना क्या रहा हूं, राइट ऑफ यूज एसेट, मैंने एसेट खरीदा है। जरा गौर से समझ लीजिएगा, यू राइट ऑफ यूज एसेट, ये होना है डेबिट। इसमें क्या क्या चीज आनी है वो सारी चीजें हम कर देंगे क्रेडिट, और सब कुछ जमा कर देंगे। ये हमेशा क्या आया करेगा, बैलेंसिंग। पहली चीज जो हमने
लीज लायबिलिटी के तौर पर देनी है। अगली चीज, लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव रिसीव्ड। कोई हम डाउन पेमेंट कर देते हैं जो कि आपकी लीज लायबिलिटी में शामिल नहीं होती, अलहदा से है, तो वो वाली वैल्यू लीज पेमेंट एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट, तो वो भी हम डाउन पेमेंट को भी ना लीज लायबिलिटी के अंदर ही ला सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं, बाद में उसकी डाउन पेमेंट की पेमेंट अलग से कर दें। दो ऑप्शन है इसकी, नेट ऑफ कर दें या बाद में कर दें। कहानी बहरहाल यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के लिहाज से कहानी खत्म हो चुकी हुई है कि 63.4 की हमारी लीज लायबिलिटी थी और बैलेंसिंग 63.4 आया। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कहानी खत्म हो चुकी है। पहली एंट्री 1 जनवरी 20 को ये बनती है। समझो मैं पूरी एंट्री डिस्कस करूंगा। कोई मैंने और पेमेंट करनी है कैश में, IDC इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट C नंबर में लिखा हुआ है। पहले पेमेंट्स की बातें करते हैं, बाद में कोई लीज इंसेंटिव लेसर से ही कोई पैसे मिल जाते हैं। लेसर से भी कोई पैसे मिल सकते हैं, हाँ हाँ मिल सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि डील हो गई, उसके बाद ख्याल आया कि यार थोड़ी सी ज्यादा डीलिंग हो गई है, कोई बात नहीं, इनको थोड़े से पैसे हम इंसेंटिव के तौर पर दे देते हैं। तो वो इंसेंटिव के तौर पर जो पैसे आ रहे होंगे लेसी, तो वो हम डेबिट कर लेंगे। मींस मेरे एसेट की कॉस्ट जनरली कम हुई। अच्छा, क्या FAR 1 में IAS 16 में डिसमेंटलिंग पढ़ी थी आपने? डिसमेंटलिंग IAS 16 में, एक मिनट रह गया, पढ़ी थी। तो वही वाली डिसमेंटलिंग है कि अगर डिसमेंटलिंग होगी, करनी है आपने 10 साल बाद, तो वो डिसमेंटलिंग की लायबिलिटी आनी है यहाँ पर। बस कहानी खत्म, पैसा आ जाए। बाकी इसकी एंट्री की डिटेल बाद में आती रहेगी। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जो आपने पढ़ी हुई है कि डिसमेंटलिंग क्या होती है, वो आपको पता है, उखाड़ना पिछाड़ना और फिर फेंक देना। ये है IDC, कोई थर्ड पार्टी को पैसे देना। थर्ड पार्टी को कैसे जी पैसे देना? भाई कोई लीगल चार्जेस होते हैं, कोई ट्रांसफर चार्जेस होते हैं, कोई ऐसे क्या लायर की फीस होती है, तो वो वाले पैसे खर्चे जा रहे हैं, वो हमने भरे। तो ये वाली हमारी पहली एंट्री हो गई। पैरा 24 की बेसिस पे मजीद इसकी बात ऊपर बातें इंशाल्लाह बाद में करेंगे। यहां तक ही आपका होमवर्क है, क्लास वर्क इज योर होमवर्क। आज तक के लिए इतना ही, कमी बेशी माफ, और मैं माजूद चाहता हूँ, 1 मिनट ऊपर हो गया। ठीक है जी, बंद हो जा भाई। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।